हेलो एवरीवन, जय श्री शांत स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 दैट इज योर चैप्टर नंबर 1 के टॉप 5 केस लॉज के बारे में। केस लॉज आर दी जजमेंट्स जो कोर्ट ने केसेस में डिसीजन सुनाए हैं, तो उन केसेस को हम बोल देते हैं केस लॉज। तो वो जो जजमेंट वहाँ पे कोर्ट ने अपनी पास की है वो एक लॉ का ही काम करता है, ठीक है। वो भी सब पे एप्लीकेबल होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ उस केस में सुनाया था तो ख़त्म, बात नहीं। उसके तरह से जो भी सिचुएशन दोबारा अराइज होगी तो उस पर भी वो लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, उस पर भी वो बात एप्लीकेबल हो जाएगी जो फर्स्ट केस में डिसाइड की गई थी, राइट। तो यह हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक लॉ के स्टूडेंट को एज अ स्टूडेंट इसे समझना क्यों इंपॉर्टेंट है पहले हम वो देखेंगे। पहली बात तो ऐसा होता है कभी कभी कि आपके पास जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है वो एज इट इज इन्हीं सिचुएशन पे बेस्ड आ जाता है, तो आपको वहाँ पे केस का नाम मेंशन करना होगा, इसके अलग से मार्क्स होते हैं। तो आपको केस अगर अच्छे से समझ आया होगा तभी वहाँ आप आइडेंटिफाई कर पाओगे और केस लॉ का नाम वहाँ पे लिख पाएंगे। दूसरी चीज़ होती है, अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है केस, तो जब आप वो टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो वहाँ पे भी आप केस लॉ का नाम दे सकते हो, तो ये आपको एक एडेड एडवांटेज देता है और आपके आंसर शीट को और बेटर बनाता है, राइट। तो इसलिए हमें समझने हैं केस लॉस। तो चलिए बच्चों, आते हैं अपने हम पहले केस लॉ पे, विच इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी, ठीक है। अब ना बहुत ध्यान से सुनना आप, पहले मैं आपको यहाँ पे कहानी बताऊंगी, फैक्ट बताऊंगी, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या मैटर डिसाइड हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट ऑफ द केस। फैक्ट ऑफ द केस मतलब केस की सिचुएशंस, केस की स्टोरी होता है। आइए, इन दिस फेमस केस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी एडवर्टाइज्ड इन सेवरल न्यूज़पेपर। जो कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी है ना, उसने एडवर्टीजमेंट निकाली थी। उसने एडवर्टीजमेंट में क्या कहा था कि भाई हमने एक मेडिसिन बनाई है जिससे इन्फ्लुएंजा ठीक हो जाता है, और अगर आप उस मेडिसिन को ले लो तो आपको दोबारा इन्फ्लुएंजा होगा भी नहीं, अगर अभी तक नहीं हुआ तो इन्फ्लुएंजा होगा भी नहीं, क्लियर। तो स्मोकबॉल नाम की एक मेडिसिन उन्होंने बनाई थी, और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इन्फ्लुएंजा हो गया तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे। तो ये एडवर्टीजमेंट देख के जो आपकी मिस कार्लिल थी, मिस कार्लिल ने भी क्या किया, मेडिसिन को ट्राई किया। उन्होंने मेडिसिन परचेज करी और जैसे जैसे डायरेक्शंस दी गई थी वैसे वैसे मेडिसिन को यूज किया, लेकिन उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। अब जब इन्फ्लुएंजा हो गया तो ऑब्वियसली मिस कार्लिल यहाँ पे गई कार्बोलिक स्मोकबॉल के पास, कार्बोलिक कंपनी के पास। कार्बोलिक कंपनी ने क्या कहा कि हमने तो आपको कहा ही नहीं ट्राई करने के लिए, आपने क्यों ट्राई की, कि हम आपके पास आए थे मेडिसिन ट्राई कराने के लिए, आपने क्यों की, अब आपको इन्फ्लुएंजा हो गया तो हम क्या करें। तो मिस कार्लिल गई कोर्ट में। कोर्ट ने कहा कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी जी, आपने जो ये एडवर्टीजमेंट निकाली थी ना, जिसमें आपने सब लोगों को ओपनली एक ऑफर दिया था कि हमारी मेडिसिन आप लोगे तो इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और हो गया तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे। तो आपने जब एडवर्टीजमेंट में रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया तो वो जनरल ऑफर बन जाता है। जो भी आपकी कंडीशंस पूरी करेगा वो एक तरीके से आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा, और ऑफर और एक्सेप्टेंस मिला के आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर कोई आपकी एडवर्टीजमेंट की कंडीशंस को पूरी करता है तो वो रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है, ठीक है। आइए, in this famous case Carbolic Smokeball Company advertised in several newspapers that a reward of £100 will be given to any person who contacted influenza after using the smokeball produced by the company, right? According to directions, हमारे directions के हिसाब से अगर आपने यूज किया और फिर भी अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो गया तो हम आपको पैसा देंगे। एक लेडी थी मिस कार्लिल, उन्होंने ऐसा ही किया, डायरेक्शंस के हिसाब से स्मोकबॉल का यूज किया, फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया। तो कोर्ट ने फिर क्या डिसीजन लिया, देखो। कोर्ट ने कहा कि वो पैसा रिकवर कर सकती हैं क्योंकि उन्होंने टर्म्स ऑफ ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। कंडीशंस को परफॉर्म करना इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस, ऐसा कोर्ट ने यहाँ पे डिसाइड किया, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशंस ऑफ द ऑफर कैन बी कंसीडर्ड टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, ठीक है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। Until the general offer is retracted or withdrawn, जब तक वो ऑफर वापस ना ले लिया जाए तब तक कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है बाय परफॉर्मिंग द कंडीशंस। तो यहाँ पे कार्लिल ने कंडीशंस परफॉर्म कर ली थी तो वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा
और ऑफर अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है पार्टीज के बीच में, तो अब कार्लिल को रिवॉर्ड मिलेगा। डन। तो एक हमारा केस लॉ यहाँ पे डन है। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, मोस्ट फेवरेट केस लॉ। तो अगर आपको ऐसी सी सिचुएशन दिखेगी तो आप वहां पे क्या लिखेंगे, as decided in the relevant case law of Carlyle versus Carbolic Smokeball Company, an advertisement in which reward is announced is treated as general offer, and anyone who has performed the conditions mentioned in the advertisement, he will be deemed to have accepted the offer, right? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए ये बच्चों, ये देखो कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक की एडवर्टाइजमेंट मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी है। देखो उन्होंने रिवॉर्ड अनाउंस करा था, इतनी सारी बातें यहाँ पे लिखी है। कार्बोलिक स्मोकेबल कंपनी का नाम था। चलिए नेक्स्ट इज लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अगेन फेवरेट केस लॉ। आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाली हूँ सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ होने वाले हैं। अब इसमें क्या हुआ था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में क्या हुआ था ये देखते हैं। लालमन शुक्ला सर्वेंट थे एंड गौरी दत्त मास्टर थे, मतलब मालिक थे। तो ये मालिक थे और लालमन शुक्ला नौकर थे। गौरी दत्त के नेफ्यू गुम हो गए, सबने बहुत ढूंढा, घर में बहुत ढूंढा, कहीं भी नहीं मिले। तो लालमन शुक्ला उन्हें ढूंढने बाहर चले गए। तो लालमन शुक्ला उन्हें ढूंढने के लिए बाहर चले गए। अब आप ध्यान रखना कि ये कब का केस है, ये बहुत पुराना केस है। उस टाइम कोई इंटरनेट, कोई सोशल मीडिया, कोई व्हाट्सएप कुछ नहीं होता था, ठीक है। तब की सिचुएशन को ध्यान में रख के आप ये सुनेंगे। तो जब गौरी दत्त ने सब जगह ढूंढ लिया, नहीं मिला, तो उन्होंने लालमन शुक्ला को बाहर भेजा। लालमन शुक्ला बाहर चले गए ऐसे दूर दूर तक ढूंढ के आने के लिए। उनके जाने के बाद गौरी दत्त ने रिवॉर्ड अनाउंस किया कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसे मैं रिवॉर्ड दूंगा। क्लियर। तो क्या लालमन शुक्ला को इस रिवॉर्ड के बारे में पता है? नहीं पता। और वो बच्चे को ढूंढ लाते हैं और वो ये उन्हें बाद में पता चलता है कि गौरी दत्त ने ऐसा कोई ऑफर भी दिया था। और फिर लालमन शुक्ला रिवॉर्ड क्लेम करते हैं। क्या लालमन शुक्ला रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं? तो कोर्ट ने डिसाइड किया था नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि लालमन शुक्ला को ऑफर ही नहीं पता था। ऑफर वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू लालमन शुक्ला। तो जब ऑफर ही नहीं पता तो आपने एक्सेप्ट कैसे किया? और जब एक्सेप्ट ही नहीं किया तो किस बात का रिवॉर्ड? क्लियर। तो एक्सेप्टेंस के लिए ऑफर की नॉलेज होना जरूरी है, ऑफर कम्युनिकेटेड होना जरूरी है। ऐसा इस केस लॉ में डिसाइड किया गया था। आइए देखिए, रीड करते हैं। गौरी दत्त ने अपने सर्वेंट लालमन को भेजा अपने नेफ्यू को ढूंढने के लिए, और ही देन मतलब बाद में अनाउंस किया दैट एनीबॉडी हु ट्रेस्ड हिज नेफ्यू विल बी एंटाइटल्ड टू अ सर्टेन रिवॉर्ड। और लालमन बच्चे को ढूंढ लाए। उन्हें इस अनाउंसमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बाद में जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने रिवॉर्ड क्लेम किया। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि उन्हें रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उन्हें ऑफर ही नहीं पता था। आपका सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। भाई अगर गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला को ऑफर दिया तो लालमन शुक्ला को पता लगना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर माना जाता है। तो यहाँ तो लालमन शुक्ला को ऑफर ही नहीं पता था। क्लियर। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे 2 नाम लिखे होते हैं। तो ये 2 नाम में से फर्स्ट नाम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बता सकता है मुझे? फर्स्ट नाम है आपका प्लेंटिफ का और सेकंड नाम होता है आपका डिफेंडेंट का। प्लेंटिफ कौन होते हैं? जल्दी जल्दी बताएंगे बच्चों। प्लेंटिफ इज हु फाइल्स द केस और डिफेंडेंट इज ऑन whom case is filed. Clear? On whom case is filed. अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे लालमन शुक्ला ने केस किया था गौरी दत्त पे, राइट। नाम को देख के पता लग गया ना, इतना तो पता लगना चाहिए ना एटलीस्ट नाम को देख के। तो लालमन शुक्ला प्लेंटिफ है, गौरी दत्त डिफेंडेंट है। लालमन शुक्ला ने गौरी दत्त पे केस किया था। जैसे आपका कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक था, तो कार्लिल ने कंपनी पे केस किया था, राइट। ऐसा ही हुआ था, हमने केस में पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट टाइम आगे पढ़ते हैं हम इसको। तो कोर्ट ने कहा था कि लालमन शुक्ला को तो ऑफर ही नहीं पता था, क्योंकि ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाती है? जब ऑफर री को पता लग जाएगा।
इन लालमन्स केस द डिफेंडेंट्स नेफ्यू, डिफेंडेंट कौन है? गौरी दत्त, घर से चला गया था। प्लेंटिफ जो डिफेंडेंट के नेफ्यू को ढूंढ के लाया था, जो डिफेंडेंट का सर्वेंट था, वो चला गया था बच्चे को ढूंढने, और सब मिलने के, और प्लेंटिफ को जब प्लेंटिफ चला गया था तब डिफेंडेंट ने अनाउंस किया था रिवॉर्ड। तो प्लेंटिफ को इस रिवॉर्ड के बारे में नहीं पता था, और इसीलिए इसी वजह से इट वाज हेल्ड दैट सिंस द प्लेंटिफ वाज इग्नोरेंट ऑफ द ऑफर ऑफ द रिवॉर्ड, हिज एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग द लॉस्ट बॉय डिड नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। क्लियर? जब उसे ऑफर ही नहीं पता था तो उसने बच्चे को ढूंढ के लाके उसे एक्सेप्ट कैसे किया? उसे एक्सेप्टेंस ही नहीं माना जाएगा एंड उसे रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। आई होप इट्स वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा? प्लेंटिफ कौन? जो केस करता है। डिफेंडेंट कौन? जिसपे केस किया जाता है, जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है, राइट? चलिए नेक्स्ट इज बोल्टन वर्सेस जोन्स। इसके ऊपर आप यहाँ पे लिख लेंगे स्पेसिफिक ऑफर। ये स्पेसिफिक ऑफर का केस है। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता था बच्चों, याद है आपको? स्पेसिफिक ऑफर रेफर्स टू द ऑफर मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन। किसी एक पर्सन को या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को ये ऑफर किया गया है एंड वो ही लोग इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ था। बोल्टन थे, जोन्स थे, ब्रोकलहर्स्ट थे। आपके पास 3 लोग थे बेसिकली। आइए देखिए यहाँ पे ना आपकी 3 पार्टीज थी, बोल्टन, ब्रोकलहर्स्ट और जोन्स। ब्रोकलहर्स्ट ने अपना सारा बिजनेस बोल्टन को सेल कर दिया था और ये बात जोन्स को नहीं पता थी। क्लियर? अब जोन्स जो था वो पहले ब्रोकलहर्स्ट के साथ डीलिंग करता रहता था, तो उसने ब्रोकलहर्स्ट के नाम का एक ऑफर लेटर निकाला हुआ था। ऑफर लेटर इन नेम ऑफ ब्रोकलहर्स्ट, कि मैं आपके साथ डील करना चाहता हूं एंड कुछ सामान उसने मंगाया था ब्रोकलहर्स्ट से, राइट? अब जब सारे डॉक्यूमेंट्स बोल्टन के पास गए तो ये ऑफर लेटर भी जो है बोल्टन के पास चला गया। बोल्टन ने ऑफर लेटर पढ़ा और जोन्स को गुड सप्लाई कर दिए, और लेटर ऑन बोल्टन मनी क्लेम करने लग गया जोन्स से। ऑब्वियसली अब गुड सप्लाई करें तो पैसे भी मांगेगा। जब बोल्टन ने मनी क्लेम किया तब जोन्स ने कहा कि भाई आप कौन? हु आर यू? भाई मैं तो आपको जानता नहीं, आप कौन हो? तब बोल्टन ने सारी सिचुएशन बताई। तब जोन्स ने कहा मैं पैसे नहीं दे रहा, मुझे ब्रोकलहर्स्ट के साथ डील इसलिए करना था क्योंकि उसका पहले का हिसाब किताब था कुछ ब्रोकलहर्स्ट से, वो पैसा उसे एडजस्ट करना था, मुझे पे करना ही नहीं था। वो पैसा एडजस्ट करने के लिए मैं तो ब्रोकलहर्स्ट से सामान खरीद रहा था। अब आपको जब मैंने ऑफर ही नहीं दिया, दैट वाज स्पेसिफिक ऑफर फ्रॉम ब्रोकलहर्स्ट, आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? क्लियर? अब बोल्टन कोर्ट में गया, कोर्ट ने भी यही बोला, भाई बोल्टन जी, जोन्स ने आपने वो ऑफर कैसे एक्सेप्ट कर लिया जो जोन्स ने ब्रोकलहर्स्ट के लिए दिया था? दैट वाज स्पेसिफिक ऑफर, ब्रोकलहर्स्ट के नाम का ऑफर था, आप उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? तो स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय स्पेसिफिक पर्सन, तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब आपके द्वारा किया गया एक्ट विल नॉट बी ट्रीटेड एज वैलिड एक्सेप्टेंस, हेंस आप जोन्स से पैसा रिकवर नहीं कर सकते। तो वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ आपका स्पेसिफिक ऑफर से रिलेटेड। आइए इसको पढ़ते हैं। बोल्टन हैड टेकन ओवर द बिजनेस ऑफ वन ब्रोकलहर्स्ट विद whom जोन्स हैज प्रीवियस डीलिंग्स। ठीक है, जोन्स के पहले भी उनके साथ काम होता था। जोन्स ने एक ऑर्डर भेजा, सेंड कर लेंगे इसको, एन ऑर्डर फॉर गुड्स टू ब्रोकलहर्स्ट, जो बोल्टन ने सप्लाई कर दिए। हमने यही बताया था ना, देखो जोन्स ने ब्रोकलहर्स्ट के नाम का ऑफर भेजा था, ऑर्डर भेजा था, और वो बोल्टन ने सप्लाई कर दिया, यही हमने बोला था, यही लिखा है यहाँ पे। विदाउट इन्फॉर्मिंग जोन्स के बिजनेस के हैंड्स चेंज हो गए हैं, राइट? जब जोन्स को पता लगा कि गुड्स ब्रोकलहर्स्ट से नहीं आए, बोल्टन से आए हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो पैसे नहीं दे रहा। बोल्टन ने केस कर दिया, तो कोर्ट ने भी यही कहा कि जोन्स आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, बोल्टन की गलती है, आपने तो ऑफर दिया था ब्रोकलहर्स्ट को, बोल्टन ने जबरदस्ती एक्सेप्ट कर लिया। स्पेसिफिक ऑफर सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और अगर उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तो ये आपका डिसीजन हुआ था कि बोल्टन पैसा क्लेम नहीं कर सकता। देखो इसको याद रखने का एक इजी तरीका है, किसी और के मैटर में पढ़ना ही नहीं चाहिए।
यहाँ पे बोल्टन जबरदस्ती जोन्स और ब्रोकोलस के बीच में फंस रहा था, इसलिए उस बेचारे का बैंड बच गया और अब ना तो उसे सामान वापस मिलेगा और ना ही उसे पैसा मिल पाएगा, राइट। तो किसी और के मैटर में नहीं आपको टांग अड़ानी चाहिए। यहाँ पे बोल्टन ने गलती करी। स्पेसिफिक ऑफर स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है, वो ही एक्सेप्ट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट वन इज फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। आइए बच्चों, इनके आपको नाम याद रखने हैं। अंदर का फैक्ट वर्ड बाय वर्ड आपको याद हो जाता है, अच्छी बात है, बट वर्ड बाय वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं आएगा इसको एक्सप्लेन करो। क्लियर? तो आपको सिचुएशन पता होनी चाहिए। तो इसमें हमने बात करी थी इनविटेशन टू ऑफर के बारे में। इसमें कोर्ट ने डिसाइड किया था ये बात कि अगर किसी चीज पे प्राइस टैग लगा है और वो दुकान में सजी हुई है तो वो ऑफर नहीं है, इनविटेशन टू ऑफर है। दुकान का मालिक चाहता है कि कस्टमर आए और उसे खरीदने का ऑफर दे। आइए देखते हैं। द गुड्स वर डिस्प्लेड। हाँ जी, देखो इसमें हुआ क्या था कि एक दुकान वाला बंदा था, उसने प्राइस टैग लगा के सामान अपने पास रखा हुआ था। कस्टमर आया और प्राइस टैग का सामान लेके काउंटर पे गया और कहता मुझे सामान खरीदना है। शॉपकीपर ने मना कर दिया, तो वो कस्टमर कोर्ट में चला गया। ठीक है, उन्होंने कहा कि भैया मेरे को तो सामान खरीदना है, मुझे तो ये चाहिए, ये बंदा मना कर रहा है। अब इन्होंने ऑफर कर रखा था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब ये मुझे सामान नहीं दे रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि जो भी आइटम डिस्प्ले होती हैं अलोंग विद प्राइस टैग्स, वो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर होते हैं। और किसी को भी अगर सामान खरीदना है तो वो सामान को खरीदने का एक तरीके से ऑफर करता है। भाई कस्टमर जो सामान खरीदना चाहता है वो ऑफर कर रहा है टू शॉपकीपर, तो शॉपकीपर की मर्जी है वो एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे। तो आप जो बार बार पढ़ते हैं ना, इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, ये इसी केस लॉ में डिसाइड हुआ था। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश लिमिटेड केमिकल्स लिमिटेड। तो अगर आप ये नाम मेंशन कर देंगे, अगर आपका ऐसा केस लॉ आता है इनविटेशन टू ऑफर से रिलेटेड, क्योंकि जो कि बहुत कॉमन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये आईसीआई का, तो वहां पे आप ये नाम मेंशन कर सकते हैं। तो सीधा सीधा इसमें ये बात बताई गई थी कि इनविटेशन टू ऑफर होता है वो चीज जो डिस्प्ले की जाती है प्राइस टैग के साथ। तो शॉपकीपर की मर्जी है वो एक्सेप्ट करे या ना करे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसे स्टार मार्क कर लेंगे। जितने चांद तारे लगा सकते हो लगा लो। चिन्नया वर्सेस रमैया, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा इसके बारे में, लेकिन इसकी स्टोरी को आज अच्छे से मैं आपके सामने क्लियर करूंगी। चिन्नया वर्सेस रमैया में क्या हुआ था? पहली बात तो मुझे ये बताओ आप, कौन प्लेंटिफ है कौन डिफेंडेंट? कौन प्लेंटिफ है कौन डिफेंडेंट? जल्दी जल्दी बच्चे बताएंगे। मैंने अभी आपको बताया था पीछे। द प्लेंटिफ इज द पर्सन हु फाइल्स द केस। वेरी गुड। तो यहाँ पे प्लेंटिफ कौन है? फर्स्ट नाम जो होता है वो आपका प्लेंटिफ का होता है, और जो डिफेंडेंट ऑन हुम केस इज फाइल्ड, तो जो सेकंड नाम होता है वो आपका डिफेंडेंट का होता है। तो चिन्नया ने रमैया पे केस किया था, राइट। आइए देखते हैं हुआ क्या था। हुआ ये था कि ओल्ड लेडी थी एक। ओल्ड लेडी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी डॉटर को गिफ्ट कर दी थी। ठीक है, डॉटर का नाम था रमैया, और डॉटर से कहा था कि मेरे भाई को, मतलब अपने मैटरनल अंकल को, यानी कि अपने मामा को, मेरे भाई को, ब्रदर ऑफ ओल्ड लेडी, ठीक है, मेरे ब्रदर को, मतलब जो डॉटर का मैटरनल अंकल हो जाएगा, उनको एन्युटी पेमेंट करते रहना, मतलब हर साल कुछ अमाउंट आपको पे करना होगा। तो इनके बीच में उन्होंने एक रिटर्न डीड करवा दी कि डॉटर हर साल ब्रदर को, ब्रदर ऑफ ओल्ड लेडी को कुछ अमाउंट पे करेगी। ये थे आपके चिन्नया। बाद में क्या हुआ, डॉटर ने पैसा देने से मना कर दिया। डॉटर ने कहा कि मुझे ब्रदर से क्या कंसिडरेशन मिल रहा है, तो मुझे तो आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, तो मैं क्यों पैसा दूं। तब कोर्ट ने कहा, ध्यान से सुनेंगे आप, कोर्ट ने कहा कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। यहाँ पे डॉटर कौन है ध्यान रखेंगे, प्रोमिसर। डॉटर ने वादा किया था पे करने के लिए, ब्रदर कौन है, प्रोमिसी। तो कोर्ट ने कहा डॉटर आपको तो कंसिडरेशन मिल रहा है ना, चाहे प्रोमिसी दे चाहे कोई और दे,
तो आपको अंकल ने कुछ नहीं दिया, ओल्ड लेडी ने, आपकी मदर ने तो आपको प्रॉपर्टी दी थी ना, तो आपको कंसिडरेशन तो मिल रहा है ना। तो यहाँ पे कोर्ट ने डिसाइड किया था कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन ऑल्सो। तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, ये वाली बात यहाँ पे डिसाइड करी गई थी। क्लियर? आगे चलते हैं। एन ओल्ड लेडी मेड अ गिफ्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर, और डॉटर को बोला कि कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी देना है टू मैटरनल अंकल बाय वे ऑफ एन्यूटी। एन्यूटी मीन्स एनुअल पेमेंट। ऑन द सेम डे डॉटर ने एक राइटिंग डीड करवा दी इन द फेवर ऑफ मैटरनल अंकल, और डॉटर और उन अंकल के बीच में भी एक डीड हो गई क्लियरली। द डॉटर डिड नॉट हाउएवर पे द एन्यूटी एंड अंकल स्यूड। अब आप देखो यहाँ पे केस कौन कर रहा है? अंकल। अंकल ने केस किया था चिन्नैया ने, किस पे? रमैया पे। तो केस क्या हो गया? चिन्नैया वर्सेस रमैया, राइट? आइए, तो अंकल ने केस कर दिया पैसे लेने के लिए। कोर्ट ने कहा कि भैया अंकल ने कंसिडरेशन नहीं दिया ना, तो ओल्ड लेडी ने तो दिया था ना, तो कहीं से भी आए कंसिडरेशन, कहीं से भी आ रहा है, प्रॉमिसर को कंसिडरेशन तो मिल रहा है, तो उसे भी अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। तो डॉटर को पैसा देना होगा टू अंकल। अंकल हैज फुल राइट टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डॉटर। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो बच्चों ये थे हमारे 5 केस लॉज, टॉप 5 केस लॉज ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फर्स्ट इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। नेक्स्ट इज लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक में हमने बात की थी कि रिवॉर्ड अगर अनाउंस किया जाता है एडवर्टीजमेंट के साथ तो वो जनरल ऑफर होता है, कोई भी अगर उसको परफॉर्म करता है तो वो एक्सेप्टेंस माना जाता है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में हमने देखा था कि ऑफर कम्युनिकेट हो जाना चाहिए तभी वो वैलिड ऑफर माना जाता है। बोल्टन वर्सेस जॉन्स में हमने देखा था स्पेसिफिक ऑफर स्पेसिफिक पर्सन ही एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी में हमने देखा था कि किसी भी अगर सामान पे प्राइस टैग लगा है और वो डिस्प्ले में रखी है तो वो इनविटेशन टू ऑफर होता है, शॉपकीपर की मर्जी है वो उसे सेल करे या ना करे। चिन्नैया वर्सेस रमैया में हमने बात की थी कि कंसिडरेशन प्रॉमिसी से भी आ सकता है या कहीं और से भी आ सकता है। तो ये थे हमारे टॉप 5 रेलेवेंट केस लॉज। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही अमेजिंग यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। जय श्री श्याम।